5 लाख रुपीस। नारदा स्टिंग के वीडियो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। सब कुछ साफ साफ दिखता है, पैसे देते हुए भी और पैसे लेते हुए भी। शुभेंदु अधिकारी वही। इन आरोपों के बाद, ऐसे ही स्टिंग के बाद, मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच शुरू हुई, जो अब चल रही थी। सलाखें इनका इंतजार कर रही थी। बीजेपी नेता इनकी गिरफ्तारी के लिए बंगाल में बवाल कर रहे थे। आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे थे। बवाल काट रहे थे बीजेपी नेता कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। अमित शाह जैसे दिग्गज इन दोनों के खिलाफ, मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी और बाकियों के खिलाफ हमलावर थे। इस कदर, किस कदर, आज तक के हवाले से सुनिए अमित शाह खुद। जब आप कैमरे के सामने घूस ले रहे हो, किसी का दोष क्यों निकालना? आपके नेता कैमरे के सामने घूस ले रहे, इसका क्या जवाब है आपके पास? और नारदा की सीबीआई जांच का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने नहीं किया है। पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने किया है। तो सीबीआई को कारण क्यों दे रहे हैं भैया? ये कोई गलत प्रकार के केस ने जिसमें आप अमित शाह का ये तेवर लेते हुए दिखाई पड़ते। कोई सोच सकता था कि टीएमसी के जिन नेताओं को भ्रष्ट कहकर उनकी गिरफ्तारी के लिए बीजेपी मुहिम चला रही थी, उन्हीं नेताओं पर बीजेपी को इतना प्यार आ गया कि उन्हें चुनावों के पहले बीजेपी में शामिल कर लिया गया। अप्रैल 2017 में अमित शाह के इस इंटरव्यू के कुछ महीने बाद ही नवंबर 2017 में मुकुल रॉय ने बीजेपी का झंडा थाम लिया। मोदी और शाह के आशीर्वाद से मुकुल रॉय बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बना दिए गए। समझ लीजिए, पार्टी में नंबर 2 वाली पोजीशन। और फिर बीजेपी का रथ लेकर मुकुल रॉय मोदी और शाह के लिए बंगाल में घूमने लगे। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने भी 2020 के आखिर में बीजेपी का दामन थामा। बंगाल चुनाव से ठीक पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, जैसे ही इन दोनों ने बीजेपी का दामन थामा, सीबीआई और ईडी से मुक्ति मिल गई। जिस स्टिंग का वीडियो बीजेपी का ऑफिशियल चैनल पर मौजूद था, उसे वहां से डिलीट कर दिया गया। बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर डिलीट हुए वीडियो का स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, अब वहां नहीं है। स्क्रीनशॉट पुराना है। बीजेपी नेताओं ने अपने पुराने ट्वीट तक डिलीट कर दिए जो इन लोगों के खिलाफ लिखे थे। इसी से आप समझिए कि कितने बेशर्म और बेगैरत लोग हैं। अगर मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी भ्रष्ट थे तो बीजेपी में आकर पाक साफ कैसे हो गए? हालांकि वही मुकुल रॉय अब टीएमसी में वापस जा चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराने की वजह से चर्चा में आए थे। बीजेपी नेताओं के बहुत प्रिय बने, लेकिन उनका अतीत तो वही है जिसके खिलाफ बीजेपी मोर्चेबंदी किया करती थी। घपलों घोटालों के वो आरोप, वो स्टिंग वाले वीडियो अब किसी काम के नहीं। बीजेपी ने उन्हें अपना बना लिया, बात खत्म। अब उनकी हैसियत देखिए कि विधानसभा में सूबे के मंत्री को 1 महीने में सरेआम सबके सामने जेल भिजवाने की धमकी दे रहे हैं। यह हनक बीजेपी के दम पर ही तो है। शुभेंदु अधिकारी जैसे 50 नेता हैं जो पहले किसी गैर बीजेपी दल में थे। सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स उनके पीछे था। बीजेपी में आ गए, मोदी जी और शाह जी की सरपरस्ती मिल गई, सब चंगा हो गया। कल के वीडियो में भी मैंने आपको ऐसे नेताओं का जिक्र किया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का भी नाम उसी शारदा घोटाले में था जिसमें उन दोनों का था, या ऐसे और बहुतों का। सीबीआई तब हेमंत बिस्व शर्मा के भी पीछे पड़ी थी, बीजेपी नेताओं के निशाने पर भी थे। अब वो बीजेपी के लाडले सीएम हैं। हेमंत बिस्व शर्मा के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक बार अमित शाह से जब किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ दिया तो उनका क्या जवाब था, सुनिए जरा। खोज खोज कर कुछ निकाला है हमने आज, सुनिए। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया, अमित भाई जवाब दीजिए। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका। इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से यह सवाल अप्रैल 2016 में पूछा गया था।
जब सवाल पूछा गया था तब हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके थे। अमित शाह के चेहरे पर गौर कीजिए, पहले खिसियानी हंसी, फिर थोड़ी तल्खी, फिर चेहरे पर तेवर के भाव और साफ कह देना कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मैं तो आज सलाम करूंगा उस रिपोर्टर को जिसने अमित शाह से 2 बार साफ साफ सवाल तो पूछा। आज तो किसी की हिम्मत ही नहीं कि अमित शाह से ऐसे सवाल पूछ भी ले। और जवाब क्यों नहीं देना चाहते अमित शाह? जवाब देते भी कैसे? क्या जवाब देते? जिस हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी वाले भ्रष्टाचारी बता रहे थे, उसे ही असम में बीजेपी का चेहरा बना दिया गया। आज सूबे के मुख्यमंत्री हैं, लाडले हैं, जैसा कि मैंने कहा। नारायण राणे से लेकर सुखराम तक बीजेपी के रिश्ते की कई ऐसी मिसालें हैं। अगर मैं सबका जिक्र करने लगूं तो यही वीडियो कम से कम 3 घंटे का हो जाएगा या ज्यादा का भी। न खाऊंगा न खाने दूंगा जैसे नारे सुनने में अच्छे लगते हैं, खाए हुए लोगों को आने दूंगा ये नारा तो लगा नहीं सकते, लेकिन आने तो दे ही सकते हैं। कल के वीडियो में भी मैंने महाराष्ट्र के एक बीजेपी सांसद संजय पाटिल के चर्चित बयान का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब से बीजेपी में आ गए तब से ईडी का डर खत्म हो गया है, अब ईडी मेरे पीछे नहीं पड़ सकता। संजय पाटिल पहले एनसीपी में थे, महाराष्ट्र के ही दूसरे हर्षवर्धन पाटिल ने भी कहा था। यह सब पिछले साल 2 साल पहले की बात है। बीजेपी में आने के बाद मैं चैन की नींद सो सकता हूं। ईडी और सीबीआई का आपको कोई डर नहीं है। हर्षवर्धन पाटिल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, विधायक रहे हैं। दोनों के बयान गूगल पर आज भी मौजूद है, सर्च करिए। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी राज में केंद्रीय एजेंसियां कैसे काम कर रही है, कैसे बीजेपी नेता, कैसे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लोग जिन्हें भ्रष्ट कहते हैं उन्हें ही अपने पाले में मिलाकर सियासी खेल खेलते हैं। मेघालय का हाल आपने देखा ही। जिस कोनराड संगमा के खिलाफ मोदी और शाह भाषण देकर वोट मांगते रहे, उन्हीं की ताजपोशी में आशीर्वाद देने पहुंच गए। कल के वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था, अमित शाह मेघालय में चुनाव के पहले ऐसे भाषण दिया करते थे। कल पीएम का भाषण था, आज अमित शाह का सुनिए। मुझे बताओ, ये सारा पैसा जो खा गए उनकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में ये तय किया है कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में हम सभी लोगों की जांच कराकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। कहा तो अमित शाह मेघालय में भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए वोट मांग रहे थे, और कहां उसी भ्रष्टाचारी सरकार के मुखिया की ताजपोशी में शरीक होने पहुंच गए। क्या ही कहा जाए, मोदी और शाह पता नहीं किस मुंह से मेघालय के सीएम को चुनाव के पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रहे थे, और पता नहीं किस मुंह से उसी सीएम की ताजपोशी में उनके ही साथ, उनके ही मंच पर खड़े होने के लिए पहुंच गए। कुछ तो दीन ईमान होना चाहिए या नहीं? इतनी जल्दी कैसे बदल जाते हैं लोग? हालांकि जब मैं ये सवाल पूछता हूं, लोग मुझे भी डराते हैं। बहुत जोखिम का काम है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मोदी और अमित शाह ठीक कर रहे हैं, तो धन्य है आपको, नमन है आपको, प्रणाम है आपको। दिमाग का इस्तेमाल करके समझने की कोशिश कीजिए तो साफ साफ दिखेगा कि बीजेपी को भ्रष्टाचारियों से तभी तक दिक्कत है जब तक वो दूसरी पार्टी में है। जैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, गंगा जल से धुलकर नहाकर पवित्र हो जाते हैं। फिर न ईडी किसी के पीछे पड़ती है, न सीबीआई। छापे वापे तो दूर की बात है, कहां कौन फटकता है। अभी आपने कर्नाटक के बीजेपी विधायक के बेटे के घर और दफ्तर से बरामद नकदी का वीडियो देखा होगा। लोकायुक्त के छापे में 40 लाख घूस लेते विधायक का बेटा पकड़ा गया। बाद में उसके घर और दफ्तर से ठिकाने से टुकड़ों टुकड़ों में 8 करोड़ से ज्यादा बरामद हुआ। बीजेपी के विधायक के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, उसे कोर्ट से जमानत मिली तो गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला गया, विजय जुलूस। उसने बातें भी कुछ ऐसी की
कि 2-4 करोड़ तो किसी के घर में भी होते हैं। यह जुलूस की तस्वीर है। विपक्षी दलों के नेता चीख चीख कर कह रहे हैं कि मोदी राज में एजेंसियां उन्हें निशाना बना रही है, लेकिन सुन कौन रहा है? देखिए, अद्भुत चीजें हो रही हैं इस देश में। पहले सीबीआई एक पुराना बंद केस 2008 और 10 का 2 बार बंद हुआ, उसको खुलवाया जाता है। उसके बाद फिर ईडी परिक्रमा करने आ जाती है। 4 बजे सुबह तक छोटे छोटे बच्चे हैं जिन लालू जी की बेटियों के, उनके घर, और क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे डिप्टी सीएम की पत्नी वहां आप बैठे रहते हैं। उनका ब्लड प्रेशर शूट अप करता है और कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपके अंदर की मानवीय संवेदना मर चुकी है। आपने अपनी सरकार जाने की, बिहार की जो आपका दर्द है, उसने आपने कहा है कि इसकी दवा मुझको ला के दो। तो एक साहब हैं एक एजेंसी में, उनको सेवा विस्तार चाहिए, उन्होंने आपसे प्रॉमिस कर दिया। दूसरे साहब हैं जिनको पोस्ट रिटायरमेंट, जब इस जगह से रिटायर हो तो कोई बहुत बड़ा प्लम पोजीशन मिले। अगर इस प्रकार से आप पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम इसकी इज्जत में एक एक विपक्ष के दलों पे आप कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, पीस मिल में काम मत बंद करिए, थोक में सबको जेल में डालिए, अकेले चुनाव लड़िए, अकेले सरकार बनाइए और अपनी तानाशाही पे मुहर लगवा दीजिए लेजिटिमेसी की। ये कार्यशैली नहीं चलेगी। इस कार्यशैली के खिलाफ आक्रोश है। आप जाकर के देखिए बिहार में, लालू जी हो, तेजस्वी जी हो, इन लोगों ने रोक रखा है कि नहीं, कानून का पालन करना, लेकिन आपने यह तय कर लिया है कि आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में नाकाबिल हैं, और चूंकि आप नाकाबिल हैं तो आप इन एजेंसीज को सामने रख करके इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज आइए इस राजनीति से, इससे आपका भी भला नहीं होगा, कल जब आप नहीं होंगे। लालू यादव और तेजस्वी समेत उनके तमाम रिश्तेदारों के घरों और ठिकानों पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं। आरजेडी का कहना है बंद हो चुके पुराने केस को खुलवाकर उन्हें फंसाने की नीयत से एजेंसियां काम कर रही है। सिसोदिया के मामले में यही आरोप आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी अगर अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर सारे मुकदमे जो चल रहे हैं ईडी सीबीआई के, वो सारे बंद हो जाएंगे। संजय राउत अगर शिवसेना छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर सीबीआई और ईडी के तमाम मुकदमे बंद हो जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब एनसी के अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर ईडी सीबीआई के जितने मुकदमे चल रहे हैं सब बंद हो जाएंगे। कर्नाटक के कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार अगर आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो ईडी सीबीआई के जितने मुकदमे उन पर चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। के कविता टीआरएस पार्टी की नेता अगर आज टीआरएस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं तो उन पर ईडी सीबीआई के जितने मुकदमे चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तेजस्वी यादव अगर आज आरजेडी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उन पर भी ईडी सीबीआई के जितने मुकदमे चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। और ये एक लंबी फहरिस्त है, एक बहुत लंबी लिस्ट है विपक्ष के उन नेताओं पे जिन पर ईडी सीबीआई के मुकदमे एक राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किए गए। अगर ये सारे नेता आज अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मान जाएं तो इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं ईडी सीबीआई के वो सारे बंद हो जाएंगे। ये देश की सच्चाई है। कहने वाले तो कहते हैं कि 2024 के पहले विपक्ष कहीं एकजुट न हो जाए, इसलिए मोदी हर हाल में विपक्ष के मजबूत नेताओं को दबाना चाहते हैं, कोई ऐसी गोलबंदी नहीं होने देना चाहते कि जनता के नजरों में उन्हें खारिज करना चाहते हैं। तभी बंगाल से लेकर तेलंगाना तक, बिहार से लेकर झारखंड तक दनादन छापे पड़ रहे हैं। मकसद क्या है? विपक्ष को कमजोर करना, क्योंकि 2024 के चुनाव के पहले एक बार फिर विपक्षी एकता की सुगबुगाहट हुई है। तो ऐसे आरोप मोदी पर लगातार लग रहे हैं, लेकिन मोदी को लगता है मीडिया अपने साथ है, जनता मंदिर मस्जिद 370 और हिंदू मुसलमान में मस्त है, तो रगड़ते रहो विपक्ष को। मकसद यही है, 2014 के पहले विपक्ष को इतना कमजोर कर दो, इतना तोड़ दो कि लड़ने के लिए
उठ भी ना पाए। मायावती के तेवर नरम है। ममता बनर्जी की तलखी जो 1-1.5 साल 2 साल पहले दिखती थी, गायब है। विपक्ष के बाकी नेताओं के पीछे ईडी और सीबीआई है। शीर्ष पर बैठे लोग बिसात बिछा रहे हैं क्योंकि चुनाव 13 महीने बाद है। लेकिन आप एक दर्शक, एक नागरिक, जब आप ऐसे वीडियो देखते हैं, जब ये बातें सुनते हैं, जब ऐसी खबरें पढ़ते हैं, तो क्या कभी दिमाग नहीं लगाते कि देश में हो क्या रहा है? दिमाग लगाइए। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। खतरे और जोखिम तो हम जैसे लोगों के साथ भी है, लेकिन बार बार मैं कहता हूं, जो होना है वही होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन करें। मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी, जब तक बोलने की स्थिति में रहेंगे। नमस्कार।